हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सृजन आर्ट्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि पिछली बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 के हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पिछली बार की परीक्षाओं पे आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण 11 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11। और फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, तो प का उच्चारण स्थान ओठ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, ओठ। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों, च का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तालु, घ। चलिए दोस्तों, अब हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, देवनागरी लिपि। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्णों के समूह को कहते हैं। दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर आपको हो जाएगा ग, वर्णमाला। और फिर हमारा छठवां प्रश्न है कि ह का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसका आंसर ख हो जाएगा हमारा कंठ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में ढूंढना है। ऑप्शन है पहला क कृष्ण, ख जीवन, ग कमल तथा घ नदी। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा क कृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा क कृष्ण। आंसर क कृष्ण। और दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि सफल का भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वह है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, राष्ट्रीय। हमारा जो अगला प्रश्न है घी संज्ञा है। कहने का तात्पर्य कि घी कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, द्रव्यवाचक। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि वचन कितने भेद के होते हैं। सॉरी दोस्तों, वचन कितने प्रकार के होते हैं या वचन के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, वचन के हिंदी व्याकरण में 2 भेद होते हैं तथा संस्कृत व्याकरण में 3 भेद होते हैं। तो हम अभी हिंदी व्याकरण के पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वचन के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ख। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बढ़िया से कर देते हैं। ख हो जाएगा इसका आंसर 2। और हमारा संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद होते हैं। दोस्तों, वचन हिंदी में एक वचन तथा बहुवचन होते हैं तथा संस्कृत में एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखिए। तो दोस्तों, हमें इनमें से बहुवचन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें बहुवचन कौन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं गाय, बात, बहन, लताएं। तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा जो बहुवचन है वह है लताएं।
तो इसका आंसर हो जाएगा लताएं, यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा लताएं हमारी बहुवचन है। तो ये हो गया आपको लताएं घ। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न है कि आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, इसमें बहुवचन बताना है कि इस सेंटेंस में बहुवचन कौन है। तो दोस्तों इस आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं में बहुवचन चिड़िया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ख चिड़िया। तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं ख चिड़िया को। दोस्तों हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला है वो है अध्यापिका, दूसरा है अध्यापिक, तीसरा है अध्यापका तथा चौथा है अध्यापकी। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अध्यापिका क। तो इसका आंसर हो जाएगा क। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ख कवित्री। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध में डैश पड़ गया है। दोस्तों ये हमें रिक्त स्थान में भरना है कि इसमें एक सही शब्द क्या होंगे। तो हमारा ऑप्शन दिया है कुछ, तुम, थोड़ा, मैं। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें एक एक करके भर कर कि आखिर इसमें कौन सा होता है। तो दूध में डैश पड़ गए तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ, यानी दूध में कुछ पड़ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क कुछ। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है 17वां प्रश्न कि देश बेंगलुरु घूमने गए। इसमें भी रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें भी हमें सही शब्द चुनकर भरना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कि वे लोग बेंगलुरु घूमने गए हैं। यह सबसे सही उत्तर है, इसलिए क इसका आंसर हो जाएगा वे लोग। दोस्तों अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि मीठा आम में मीठा शब्द क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा ये सेंटेंस है मीठा आम में मीठा शब्द क्या है। तो चलिए जानते हैं कि मीठा शब्द में मीठा शब्द क्या है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मीठा आम की विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग विशेषण। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा ग विशेषण। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दर्शन का विशेषण है। दोस्तों दर्शन का विशेषण हमें पता करना है क्या होता है। तो दर्शन का विशेषण दार्शनिक होता है। सॉरी दोस्तों, मैं किसी काम से थोड़ा रूम से बाहर चला गया था, तो इसलिए हम फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 19वां प्रश्न है वह है कि दर्शन का विशेषण क्या है। तो दर्शन का विशेषण दार्शनिक होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म का विशेषण होता है। दोस्तों धर्म का विशेषण क्या होता है। तो धर्म का विशेषण धार्मिक होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क धार्मिक। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 21वां प्रश्न है कि राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाच्य है। यानी जो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है कि राम द्वारा आम खाया जाता है और प्रश्न पूछा गया है कि यह कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों यह हमारा कर्मवाच्य है, क्योंकि राम आम खा रहा है यानी राम किसी कार्य को कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, रुकिए दोस्तों इसको बढ़िया से करते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ख कर्मवाच्य। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल तथा तीसरा भविष्य काल। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि हमारा अगला प्रश्न है कि कर्ता का चिन्ह बताएं। दोस्तों हमें कर्ता कारक का चिन्ह बताना है। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि इसको याद करने के लिए सबसे आसान एक तरीका होता है, आप इसे रट्टा मार लें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर
संबोधन हे अरे। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना, तो हमारा हो जाएगा कर्ता का चिन्ह कर्ता ने, तो अर्थात हमारा कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा ने यानी क। हमारा इसका आंसर हो गया क ने। और दूसरा हमारा जो प्रश्न है कारक से ही आधारित है कि कर्म कारक का चिन्ह बताएं। तो दोस्तों कर्म कारक का चिन्ह होता है ख को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो इसका आंसर हो जाएगा को ख। तो सॉरी दोस्तों, इसको गलती से हम कर दिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा को। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 25वां प्रश्न है संधि से संबंधित है। तो 25वां प्रश्न है हिमालय का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों तो हिमालय का संधि विच्छेद है हिम जोड़ आलय। तो हमारा ये क आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है क हिम जोड़ आलय। अब हमारा 26वां प्रश्न है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। दोस्तों हमें इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण ज्ञात करना है। तो हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण आपको हो जाएगा दुष्कर्म, घ, इसका आंसर होगा घ दुष्कर्म। तो बढ़िया से करते हैं घ दुष्कर्म। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां प्रश्न है कि मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों हमें मनोरथ का सही संधि विच्छेद ज्ञात करना है। तो दोस्तों मनोरथ का सही संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ रथ मनोरथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग मनः जोड़ रथ मनोरथ। दोस्तों अब हमारा जो 28वां प्रश्न है कि सुरेंद्र में किन वर्णों की संधि हुई है। तो दोस्तों सुरेंद्र शब्द में किन शब्दों की वर्णों की संधि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख अ आ ई, यानी अ और ई मिलकर ए बने हैं। तो सूर जोड़ इंद्र सुरेंद्र हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख अ और ई से। चलिए दोस्तों अब हमारा 29वां प्रश्न है पर्यायवाची शब्द से संबंधित कि रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि, निशा इत्यादि होता है। तो हमारे यहाँ पर रात्रि नहीं दिया है, निशा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा निशा घ। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो 30वां प्रश्न है वह है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपको फूल हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा तथा सुमन हो जाएगा। तो हमें ना इसमें फूल दिया है और ना कुसुम दिया है, ऑप्शन में हमें दिया है सुमन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क सुमन। अब हमारा जो 31वां प्रश्न है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों गंगा का भी पर्यायवाची शब्द भागीरथी, मंदाकिनी और कई सारे होते हैं। तो इसमें हमारा मंदाकिनी दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख मंदाकिनी। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आदर का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द। तो दोस्तों आदर का विलोम शब्द क्या है, तो आप बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। आदर का विलोम शब्द होता है निरादर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 33वां प्रश्न कि संधि का विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात संधि का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है क समास, ख विग्रह, ग युद्ध और घ परिधि। दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाली बात ये है कि कई सारे लोग ये भी समझते हैं कि संधि मतलब शांति समझौता, तो इसका कहीं विलोम शब्द युद्ध तो नहीं हो गया। तो दोस्तों ये बहुत मतलब कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। तो ये प्रश्न हम आपको बता दें कि संधि का कभी भी विपरीतार्थक शब्द होगा तो उसका होगा विग्रह, इस संधि का विलोम होगा विग्रह। तो आप कन्फ्यूजन में युद्ध को मत मारें, सही आंसर होगा आपको विग्रह। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है चंचल का विलोम शब्द है। दोस्तों चंचल यानी नटखट, बहुत ही इधर उधर घूमने वाला। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपको स्थिर। तो चंचल का विलोम शब्द स्थिर क। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या है।
तो दोस्तों अमावस्या बहुत ही काली रात होती है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो कि अंजोरी रात होती है, प्रकाश वाली रात होती है, तो वो रात होती है पूर्णिमा। तो अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्णिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा क, पूर्णिमा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 36वें प्रश्न की ओर कि उपकार का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों उपकार का विलोम शब्द है अपकार। तो इसका आंसर हो जाएगा क, अपकार। और दोस्तों 37वां प्रश्न है उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों तो उत्पत्ति में उपसर्ग हमें ढूंढना है, तो उत्पत्ति का उपसर्ग हो जाएगा हम पहले उत्पत्ति का संधि विच्छेद कर देखेंगे। तो उत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ पति, इसलिए इसका उपसर्ग हो जाएगा आपको उत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, उत। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज करें, और उस गलती को सुधारने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 38वें प्रश्न की ओर। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दोस्तों स्वागत में हमारा उपसर्ग लगा हुआ है कौन सा? तो स्वागत में हमारा स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत, तो इसमें हमारा संधि विच्छेद है सु। इसका आंसर हो जाएगा सु। दोस्तों आपको हमारी आवाज़ थोड़ी अजीब टाइप की आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों आज मेरा गला ख़राब हुआ है, और आशा करता हूँ कि आप इसे अवॉइड करेंगे और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारा कि बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों बालक में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बालक में हमारा अक प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली एक बात और आती है कि अभी आपने पढ़ा उपसर्ग और अब आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय। तो दोस्तों हम एक बात क्लियर कर दें कि उपसर्ग जो होता है, ये जो उपसर्ग है दोस्तों, तो उपसर्ग दोस्तों जो उपसर्ग है दोस्तों, ये उपसर्ग दोस्तों आपको किसी शब्द के पहले लगता है, तथा जो प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। इसे आप हिंदी व्याकरण के क्लास में पढ़ लेंगे। ये हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्लास है, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डीप में नहीं चलते हैं और आपको सिर्फ प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो दोस्तों बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बालक में आपको अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भिरंत में कौन सी प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों भिरंत का प्रत्यय है आपको अंत। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे भिरंत का, तो होगा भीर जोड़ अंत, तो इसलिए इसका प्रत्यय होगा अंत। हमारा जो 41वां प्रश्न है कि चालाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों चालाक में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो चालाक में हमारा अक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क, अक। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 42वें प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 42वां प्रश्न है कह रहा है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। दोस्तों ये प्रश्न आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है कि इसको पूरे को एक शब्द में हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है जो कम जानता हो, यानी जिसे कम ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपको अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, कम जानता हो, उसके लिए एक शब्द है आपको अल्पज्ञ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अंतिम 2 प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारा 44वां प्रश्न है वह एक मुहावरा है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
दोस्तों तो कान भरने मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी के पीठ पीछे शिकायत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, शिकायत करना। दोस्तों अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 45वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न कि अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध है। दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये गलती से खुल गया। ये दोस्तों ये जो वाक्य लिखा है अधजल गगरी छलकत जाए, आपको इन ऑप्शन में से देखकर बताना है कि ये क्या है। तो दोस्तों जो अधजल गगरी छलकत जाए ये आपका एक लोककृत्या है। लोककृत्या का अर्थ ये होता है कि लोग किसी शब्द को जोड़कर उसे मुहावरे से अलग कर देते हैं, उसे आम भाषा में बोलने लगते हैं। तो इसका अर्थ है आपको दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसे कम ज्ञान रहता है वो ज़्यादा बोलता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस